तो देखिए, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन। ये दो टर्म सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी को पता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मैटर के अंदर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो और उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो, which can be easily taken out from their constituent atom. So वो सभी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिनको वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मिनिमम हो एंड दे कैन इजीली टेकन आउट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और उनको कहीं पे भी कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जनरली ऑल मेटल्स प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जनरली ऑल नॉन मेटल्स गेन्स द इलेक्ट्रॉन। उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, और जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। वो अपने उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं ताकि आउटर मोस्ट शेल खत्म होकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए। तो ये तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बचपन से आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है। वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि ये कोई मेटालिक सरफेस है या कोई मेटल है और इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ऐसे सिर्फ शो कर दिया समझने के लिए। दीज आर द ठीक है, आप इनको एटम्स भी शुरू में मान सकते हैं और ये एटम मेटल के हैं तो ये इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव, दे डायरेक्टली दे कैन नॉट कम आउटसाइड टू द सरफेस। हवा में अपने आप नहीं आ सकते, कोई भी चीज अपने आप बाहर नहीं आ सकती। हाँ, ये इस अपनी सरफेस के अंदर इनके आपसी वाले इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के थ्रू यही कहीं पे मूव कर सकते हैं रैंडमली, इस तरीके से कि नेट करंट हमेशा जीरो बनी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो। लेकिन अब वर्क फंक्शन जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो क्या चीज है? अगर इनको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए, लेट्स सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल के को छोड़ करके इस सरफेस के अंदर ही, अंदर इसी लैटिस के अंदर ही मोशन के अंदर है। अब हुआ क्या, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन हो तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक एटम भी रहा होगा, तो जिस एटम ने जिस इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़ा होगा वो पॉजिटिव बना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके इसमें मोशन कर रहे। तो इसका मतलब जितने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही यहाँ पर बोले जा सकते हैं कि इमोबाइल, क्योंकि एटम्स तो मूव करेंगे नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो है मोबाइल, दे कैन मूव। जो एटम्स हैं वो है इमोबाइल। ध्यान से समझ जाना ये कॉन्सेप्ट, ये आपके चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स उसमें भी काम आएगा। तो जो अगर मान लीजिए कि एटम होता, सोडियम का ही मान लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के अपनी सरफेस पर कहीं पे आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो सोडियम क्या बोला जाएगा? Na+। तो लेकिन ये सोडियम का एटम कहीं मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर called mobile charge carriers and their constituent atoms are called immobile charge carriers, and number of electrons is equal to number of, मतलब number of negative charge is equal to number of positive charge. So अभी right now the whole system is neutral। ठीक है, अब हुआ क्या, किसी इलेक्ट्रॉन को मस्ती सूझ गई और इसने कहा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला, इस मेटल को छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे ही ये अपने नेगेटिव चार्ज के साथ यहां से उठ करके बाहर आने की कोशिश करी इसने, और ये यहां पे बस अपनी मेटल सरफेस को छोड़ने ही वाला था अपने चार्ज को लेकर के, उतने में यहां पर एक्स्ट्रा सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज बना, उसने वापस उसको पुल कर लिया। कहां जा रहा है भाई? तो वो वापस आ जा। तो ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मेटेलिक सरफेस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो वहां पर एक पॉजिटिव कैविटी बनेगी,
उस पॉजिटिव कैविटी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज का काम करेगी, वो उसको फिर से अट्रैक्ट करके अपने पास लेगी क्योंकि दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है। तो एक तरह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इलेक्ट्रॉन के छोड़ने के कारण, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे और वो एक तरह से इनके बीच में एक बैरियर बना करके रखेंगे कि तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये ठीक वैसे है जैसे समझने के लिए समझो तो कि छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी वगैरह होती है, वो छोटे बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो पांव घुटनों पर चलते हैं, वो वाले वैसे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, पलंग पर बैठा दिए, 1 मिनट घर पे चैन से नहीं बैठते। तो अब मम्मी कुछ काम कर रही है, बैठी हुई है यहाँ पे, पापा कुछ काम कर रहे हैं, अब वो बेड पे छोटा बच्चा कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। अब पास में पापा मम्मी बैठे हुए रहते हैं, वो जैसे ही यहाँ पे आता है कॉर्नर पर, पापा अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसको पकड़ के वापस खींच के यहाँ पे रख देते हैं, वो इसको बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये इनकी रेंज में ही रहेगा बच्चा, ये जैसे इधर आने लगेगा ये इसको पकड़ के वापस यहाँ पे खींच लेंगे। यही कहानी यहाँ पे चल रही है। इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा, इसको पकड़ के वापस अंदर, ये बाहर आने की कोशिश करेगा, वापस पकड़ के अंदर। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्यों नहीं आ सकता कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज है वो उसको एज ए बैरियर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो ये इस जगह से बच्चा उठ करके आया, तो कोई दूसरा एक ऐसा पर्सन आना चाहिए जो इसको उठा करके अपने साथ ले ले। तो अगर पापा बैठे हैं तो मम्मी इसको बच्चे को उठा करके लेकर के आए। तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी चाहिए ताकि वो इस बैरियर को तोड़ सके, इनके इस बैरियर को तोड़ सके। इसी चीज को इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल सरफेस से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? टू take or to eject any electron from its constituent metallic surface is called the electron emission. So how it can be done? It can be done by providing some external energy to it, and that energy should be that much which can overcome the barrier of this electron. और इसी बेस पर डिफाइन किया गया वर्क फंक्शन। So what is work function? Basically work function is that minimum amount of energy, which is required to remove or eject an electron from its constituent material या from its metallic surface। तो इसकी जो मेटालिक सरफेस है उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जनरली इलेक्ट्रॉन को होने मेटालिक सरफेस पे कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे बार बार बोलने की जरूरत नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा ही नहीं हो रही है यहाँ पे। सो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू किसी भी मेटालिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सके, वो उस इलेक्ट्रॉन की इन सब की नहीं, वो उस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कहलाएगी। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस पे हैं और हर एक का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, दैट्स व्हाई ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी चाहिए और ये बाहर आ जाए, तो हम बोलेंगे द वर्क फंक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज 10 जूल। अब 10 जूल के बाद आप 11 जूल दे दोगे तो भी बाहर ही आ जाएगा, 12 जूल दोगे तो भी बाहर आएगा, लेकिन अगर 9 जूल दोगे तो बाहर नहीं आ सकता। तो एक ऐसी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसको देने पर ही कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए, तो वो उस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कहलाएगा। एंड द वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ईदर W0 और phi नॉट या सिंपली phi। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉन का phi नॉट अगर मैं 10 जूल बोल रहा हूं तो हो सकता है ये जो यहाँ पे थोड़ा सा इनसाइड की तरफ है फ्री इलेक्ट्रॉन ही, उसको यहां से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन घेरे पड़े, इसको बाहर निकालना है, तो हो सकता है इसको 30 जूल एनर्जी चाहिए, तो इसका वर्क फंक्शन 30 जूल हुआ। ऐसे एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग द डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट,
फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर मैं मटीरियल ही दूसरा ले लूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होंगे, उनकी लोकेशंस भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब, और वो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो ये भी बोला जा सकता है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। तो अगर मैं पूछूं कि वर्क फंक्शन किन किन पे डिपेंड कर सकता है, कॉमन सेंस से बताएं तो कि भाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, इन दो तीन चीजों पर, कि किस तरह का मेटेलिक सरफेस लिया है या किस टाइप का आपने मेटल लिया है उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और इनकी लोकेशंस क्या है, पोजीशंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, कहां वाले इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा, हर एक पर। तो दिस इज द वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये छोटी मोटी कहानी कितनों को समझ में आ गई? तो अभी जो हमारी कहानी आज स्टार्ट होनी है वो होनी है कहां से? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझने से पहले छोटी छोटी कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहले टाइप्स ऑफ एमिशन समझेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो हम समझ चुके हैं कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंडेड इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वर्क फंक्शन हम समझ चुके हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट और टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटालिक सरफेस, that is called the work function. For different material the work function will be different, ठीक है। ये चीजें हम सब कुछ समझ चुके हैं यहाँ तक। अब जो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, तो इसी चीज को बोलते हैं एमिशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन? पहले तो सबसे पहले हम समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना। द प्रोसेस थ्रू विच any electron will be emitted through its metallic surface by incidenting some sufficient radiation on the surface, ठीक है। मान लीजिए अगर मेटालिक सरफेस है तो इस पर कुछ सफिशिएंट एनर्जी वाले रेडिएशंस इस पर डाले जाएं, तो जिस जगह पर रेडिएशन जा रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या? एमिशन। सो whenever some suitable intensity or some suitable radiations of higher frequencies are incidented some metallic surface, then electrons from that metallic surface which are loosely bound free electrons, they come out, they eject from the metallic surface. Such process is known as electron emission, ठीक है। And for electron emission, quite necessary condition is the whatever would be the energy of the incident radiations, their energy should be greater than to the work function of this material or for particular electron। जिस भी रेडिएशन को आप इंसिडेंट कर रहे हो, इनकी जो एनर्जी हो वो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 10 जूल मान ले, तो कंपलसरी है कि जो भी आप रेडिएशंस इंसिडेंट कर रहे हैं वो 10 से ज्यादा ही हो। 11 जूल हो वाले एनर्जी के रेडिएशंस हो, 100 जूल वाले रेडिएशंस हो, ग्रेटर देन ऑल रेडिएशंस शुड बी, ऑल रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस शुड बी ग्रेटर देन टू 10 जूल, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। सो पहले अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। टाइप्स और मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशंस के वेरियस टाइप्स क्या क्या है? सो फर्स्ट टाइप आता है थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड टाइप आता है थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड टाइप आता है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। थर्ड टाइप आता है
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और फोर्थ आपका आता है सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। These are the 4 types of emissions which we need to know कि क्या क्या इनके मेथड्स होते हैं, ये हमें पढ़ना। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, थर्मियोनिक एमिशन की। थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है, ठीक है। नाम से ये भी समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एमिशन जो थर्मियन इज रिलेटेड टू व्हाट, थर्मल बोले तो टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड। यानी कि अगर किसी तरह से आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा दो मेटेलिक सरफेस को, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स, तो आप हीट दे रहे हो उसको मेटेलिक सरफेस को, या ऊपर से मान लीजिए हीट दे रहे हैं हम, यानी कि हम इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, थर्मल रेडिएशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। सो थर्मल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, उस एमिशन को बोलते हैं हम क्या, थर्मियोनिक एमिशन। एंड निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा थर्मियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट में थर्मियॉन, एक इलेक्ट्रॉन को थर्मियॉन, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा के आप एमिट करा दो। सेकेंड मेथड, ये केवल टाइप्स हैं, ये इतना ही स्टडी करना है, हमारा मेन एम है ये थर्ड वाला स्टडी करना। तो बस इसके वेरियस टाइप्स देखने, तो ये वन ऑफ द टाइप ये है। सेकंड, फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। कोल्ड कैथोड एमिशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रोड का पंगा है, इलेक्ट्रोड का कहीं ना कहीं पे यूज है। इलेक्ट्रोड यूज होने का मतलब क्या हो जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी बात कर रहे हैं। तो जब किसी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच में, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में ये बैटरी लगा दी, जब एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी जाए, पावरफुल बैटरी को क्या बोलते हैं, हाई टेंशन बैटरी, जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके। तो मान लीजिए ये हमने ले लिया इस तरीके से, कुछ जार ले लिया और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, या फिर कोई भी तरीका, इवैक्यूएटेड चैम्बर्स ले सकते हैं इसके अंदर। तो एक तरीका ये है। दूसरा मेन तरीका जो पहले देखा गया था वो ये था कि दो कैथोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड लिए, एक ले लिया एनोड, एक ले लिया कैथोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस पोर्शन से कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एनोड, ठीक है। सो ये आपकी हो गई हाई टेंशन बैटरी, यानी कि इट कैन अप्लाई 1000 वोल्ट टू 10⁻³ वोल्ट टू 10⁸ वोल्ट, इतने हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। 10⁻³ वोल्ट टू 1000 वोल्ट से 10⁸, ठीक है। इतने हाई वोल्टेज पर अगर इस पूरे चैम्बर को वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया जाए, आप समझ सकते हो, इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ऐसे नीचे से अच्छा नहीं लग रहा हो तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, तो होता क्या, और इनके बीच का स्पेस अगर कम रखा जाए, ऐसे कर दिया जाए, बहुत कम रख दिया जाए, तो हाई टेंशन बैटरी, ये वाला टर्मिनल हो गया कैथोड और ये हो गया टर्मिनल एनोड। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो कैथोड से एमिट होंगे। हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड से, कौन से इलेक्ट्रोड से एमिट होने वाले हैं, कैथोड से, नेगेटिव वाले से। किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ मूव करेंगे, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने हाई पोटेंशियल इनके बीच में लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो और वैक्यूम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होते ही इसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होते ही इसके पास आ जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और क्योंकि गैप बहुत ही कम रख रखा है, तो यहाँ पे एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी। सो नॉर्मल वोल्टेज लोगे तो एयर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि इतनी कम स्पेस है, बस टच नहीं करा रखा। तो अगर आपने एक नॉर्मल वोल्टेज ले रखा है तो भी इलेक्ट्रॉन हवा में जंप नहीं मार सकते। लेकिन हुआ क्या, जैसे इतना हाई टेंशन वोल्टेज आपने दे दिया, इतना हाई वोल्टेज दे दिया,
तो एक तरह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये एक तरह से इनको ये मानिए कि हथौड़े से मार दिया तो सीधे जंप होकर के यहाँ पे गिर जाएंगे, और एक तरह से एयर जो नहीं है एक्चुअल में, जो इसका ब्लैंक स्पेस है, इवैक्यूएटेड है, वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, यानी कि करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं क्या, फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, जैसे एक्सरे ट्यूब वगैरह के अंदर किया जाता था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, तो दिस इज व्हाट, फील्ड एमिशन और कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन। ओके, कंडीशन हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, नॉर्मल वोल्टेज पे इट वोंट वर्क। तो पुराने टीवी जो होते थे ना, उनके अंदर पिक्चर ट्यूब होती थी, वो बड़ी सी ट्यूब होती थी, वहां पे वो ट्यूब वगैरह जो होती है, वहां पर इसी चीज का कॉन्सेप्ट को काम में लिया जाता है। कई गुना वोल्टेज होता है, इसलिए बोला जाता है टीवी के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास की एयर चार्ज हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो और इलेक्ट्रिक का मतलब तो इलेक्ट्रॉन हो ही गया, और फोटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लाइट, फोटोन लाइट। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप की लाइट को अगर आप इंसिडेंट करवाओ और उससे जो एमिशन, इलेक्ट्रॉन का अगर एमिशन हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, तो बेसिकली वो किन से मिलकर के वो किसका काम कर रहे हैं, फोटो सेल्स का, है ना। फोटो सेल किस पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बेस्ड है। तो वहां पे क्या होगा, लाइट गिरेगी प्लेट्स पर, उस पर एनर्जी मिलेगी उस सरफेस पर। तो एक इस तरह का मटेरियल चूज किया गया है। अब यहाँ पे मेटेलिक सरफेस है नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हम ऐसे मटेरियल्स ले रहे हैं विच आर वेरी मच सेंसिटिव टू द लाइट। अब इस लाइट पर अगर कोई सी भी आपने मतलब एक इस सरफेस पर कोई सी लाइट आपने गिरवाई सफिशिएंट एनर्जी वाली, तो इनसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, ये बाहर चले गए। इसकी बहुत प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं, है ना। एलडीआर के अंदर इनका यूज हो सकता है, लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और सोलर पैनल्स के अंदर तो इनका यूज है ही सही, यानी कि सोलर सेल या फोटो सेल्स बोल रहे हैं। फोटो सेल्स किस तरह से दिखते होंगे, आपने जैसे देखा होगा टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जनरली इन जनरल वैसे इंफ्रारेड एलईडीज लगी हुई होती है सॉरी एक्सक्यूज मी, उसमें क्या लगी हुई थी, इंफ्रारेड एलईडी। तो इसी तरह तो वो या तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट होगी या फिर रेड कलर की आपको दिखेगी, तो वो हो गई इंफ्रारेड एलईडी। बाकी जो नॉर्मल एलईडीज होती हैं वो आपने देखी होंगी, जो लाइटनिंग वगैरह करते हैं दिवाली वगैरह पर, तो वो जो एलईडी लगी हुई होती है वो नॉर्मल एलईडीज है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसी तरह से एक उसी एलईडी से ही मिलता जुलता इस तरह का ही एक ये होता है, जिसके अंदर बेसिकली ये चैम्बर प्लास्टिक का बना दिया या ग्लास का बना दिया, और इसके अंदर एक कैथोड और एक एनोड लगा हुआ होता है, और ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। यानी कि हमने एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल को एक तरफ मान लीजिए इधर मैं नेगेटिव से और इधर पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर दिया, और यहां पर लाइट गिरी, यहां पर लाइट गिरी, लाइट गिरते यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। थोड़ा बड़ा बनाता हूं आपके लिए, ये फोटो सेल है, ये इसी चैप्टर का एक पार्ट है, इसको हटा दिया गया है इस साल। कैसा दिखता है ये, मान लीजिए ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, दोनों ही मान सकते हो। एक एनोड हो गया, मान लीजिए इसको इधर एनोड कर देता हूं, इसको कैथोड कर देता हूं, और इनको बॉक्स में एक ग्लास के चैम्बर में बंद कर दिया, और इनके बीच में एक नॉर्मल सेल लगा दिया। नॉर्मल सेल समझते हैं ना, पेंसिल सेल लगा दिया, पेंसिल सेल लगा दिया।
लेट्स सपोज ये पेंसिल सेल आपको पता ही है 1.5 वोल्ट 1.3 वोल्ट का होता है। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्लो करेगा 2 वोल्ट पर, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब अभी 1.5 वोल्ट इज नॉट सफिशिएंट टू ग्लो इट, या इसके थ्रू जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो या जो भी रेडिएशंस बाहर आने जो भी। लेकिन जैसे ही इसको हम रखते हैं लाइट के अंदर, तो कैथोड पर ये लाइट रेज गिरी और ये इतने सेंसिटिव हैं कि थोड़ी सी लाइट एनर्जी को लेकर के ये इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि इनके वर्क फंक्शन बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं इन फोटोसेल्स के और फोटोसेंसिटिव मटेरियल के। और ये बाहर आकर के तुरंत एनोड इसके बिल्कुल पास में होता है जैसे अभी बताया था, और एनोड यहाँ पर इसके इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉजिटिव पोर्शन है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। और ये लेट सपोज 0.8 वोल्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया, तो 0.8 इसका था, 1.5 इसका था, 2.3 वोल्ट हो गया। दिस विल स्टार्ट टू वर्क। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आप देख लो कि जैसे मान लीजिए दिन के अंदर वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक पर की का एक बजर अलार्म होता है, तो मान लीजिए कि इनके बीच में मैंने एक बजर लगा दिया, कहीं पर भी नेगेटिव की तरफ लगा देता हूं, ये यहाँ पे एक बजर लगा दिया, बजर जो साउंड देगा। तो अब क्या हुआ, जब तक लाइट नहीं गिर रही थी तब तक ये वर्क नहीं कर सकता था ये, या ये मान लीजिए कि ये 1.5 वोल्ट का सेल है हमारे पास और दिस सिस्टम कैन वर्क एट 1.7 वोल्ट, ताकि और इजीली समझ में आ जाए आपको। और जैसे ये लाइट में डे टाइम हुआ और ये पूरा का पूरा ये सर्किट पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्ट होता है, जैसे ही वो घड़ी का सुई पर्टिकुलर 3 o'clock 4 o'clock आता है, तो उस समय ये सर्किट एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि वो जैसे सुई ऐसे आती है टक होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये यहाँ पे इनके बीच में सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए 3 o'clock हो रहे हैं, तो जैसे 3 o'clock हुए ये लाइट यहाँ पर आ रही है, ये यहां से इसके बीच में 0.3 या 0.4 वोल्ट का डेवलप हो गया लाइट के कारण। यहाँ पे सर्किट में 1.5 प्लस 0.7 1.9 इससे बड़ी हो गई, 3 o'clock पे बजर ऑन हो गया। अब नाइट हो रही है, नाइट हुई तो नाइट में आपने ट्यूबलाइट जला रखी, ये ट्यूबलाइट के लिए भी सेंसिटिव है, तो आपने ट्यूबलाइट जला रखी, उसकी भी विजिबल लाइट यानी कि विजिबल लाइट से के लिए भी सेंसिटिव है, उससे भी ये काम करेगा। आपने ये कर दिया, अब सारी लाइट्स शाम को ऑफ कर दी, 8-9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, और आपने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, तो 9 बजने ही वाले थे, आपने लाइट ऑफ कर दी, तो घड़ी की ये जो बजर की साउंड है ये बंद हो जाएगी, खत्म, लाइट क्योंकि नहीं मिल रही इसको। सो that's how it works. So this is the practical application, so it is having a wide application. तो ये मैंने इसलिए यहां पर बता दिया ये सारी कहानी, क्योंकि ये आपका पोर्शन हटवा दिया गया है, तो भी एक छोटा वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, ओके। सो किस तरह के मटीरियल्स सेंसिटिव होते हैं, तो जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं आपके, है ना, लिथियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स द अल्कलाई मेटल्स। व्हाट आर अल्कलाई मेटल्स, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये वाले फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको अल्कलाई मेटल बोल देते हैं जनरली। सो हलीना की तरफ से फरियाद। सो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, और हमें यह भी पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर एक ग्रुप के अंदर नीचे केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन हो जाता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर। तो सबसे ज्यादा कॉमन सेंस के बेस पर देखे, केमिस्ट्री के बेस पर देखे, तो सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होना चाहिए, यानी कि बहुत इजीली इसके इलेक्ट्रॉन इतने फ्री चल रहे हैं, इतने वेले चल रहे हैं कि थोड़ी भी लाइट मिलेगा ये दे देगा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो अल्कलाई मेटल्स की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने की, बिकॉज इनका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। वर्क फंक्शन जितना कम होगा उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी और उतने में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
इसी तरह से जो दूसरे हैवी मेटल्स होते हैं उनके लिए फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। सो एफ ब्लॉक वगैरह के, डी ब्लॉक के जो ग्रुप है वो ऐसे विजिबल लाइट से डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, उनके लिए क्या चाहिए, एक्सरे, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, ठीक है। हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 8th चैप्टर है आपका, तो उसके अंदर आपको तो ये एक तरह का, ये जो मैंने बना दिया ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम। जी बोले तो गामा, गामा रेडिएशंस, ठीक है। ये उस ऑर्डर में बनाया है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में बनाया है। और फ्रीक्वेंसी के 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, है ना, आपने पढ़ रखा होगा ये केमिस्ट्री में सारे रिलेशन, h nu इक्वल्स टू sc अपॉन लैम्डा। तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा और न्यू आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका न्यू ज्यादा उसकी, जिसका न्यू ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका न्यू सबसे कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो गामा रेडिएशंस की क्या होती है सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, एक्स, है ना, एक्स रेज, एक्स रेज। यू क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। वी क्या है, विजिबल लाइट। ये इन क्या है, इंफ्रारेड। ये माइक्रो क्या है, माइक्रोवेव। फिर माइक्रोवेव, और फिर टेलीविजन वाली वेव जिसके साथ एफएम एंड टेलीविजन वेव, और फिर एएम वेव्स, है ना, एम्पलीट्यूड। अब इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस तरह के जो वेव्स होते हैं इसके अंदर एफएम और दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये चैप्टर होता था 2-3 साल पहले, कम्युनिकेशन जो भी हटा दिया गया। और फिर लास्ट में आ जाती है लॉन्ग रेडियो वेव्स, सो माइक्रोवेव्स, टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव्स, है ना, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, लेकिन इसी वजह से, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, काफी दूर तक वर्क करती है। दैट्स व्हाई द RFID इज बेस्ड ऑन दीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मेट्रो के अंदर जो आप कार्ड लगाते हैं जिससे गेट ओपन होते हैं, अगर आप दिल्ली कभी गए हो या किसी भी मेट्रो सिटी में जहां पे मेट्रो वर्क करती है, तो वहां पर दैट इज द बेस्ड ऑन RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। खैर, ये होता है, ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने, आपको ध्यान रहे कि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि हैवी मेटल से भी, हैवी जो थिक चीजें हैं उनसे भी लाइट को पार होने देती है। दैट्स व्हाई बॉडी का एक्सरे में बोन्स दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फ्लैश को, बॉडी पार्ट्स की जो फ्लैश है, मास है हमारा, उससे पार हो जाती है, केवल वो बोन्स की डेंसिटी को नहीं क्या कर पाती है, पेनिट्रेट कर पाती है। इस वजह से जहां जहां बोन्स है उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाई, बाकी सब हिस्सों को पेनिट्रेट कर गया, तो बोन का वो डायग्राम आ जाएगा। जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ उस जगह होल हो गया, तो उस जगह से पास हो जाएगी, आपको पता चल गया कि फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है। एक्सरे का ये वर्क होता है। ये छोटी छोटी चीजें मैंने यहीं पे कवर कर ली है। ध्यान से बोलूं तो 8th चैप्टर में सिर्फ यही है, ये स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। ये चैप्टर खत्म हो जाता है, 2 टर्न का चैप्टर होता है, खत्म। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी। और सेकेंडरी एमिशन, टाइप ऑफ सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, इसके अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इसके अंदर ही हो रहा है, कोई अलग से नहीं आ रहा, कि अंदर ही अंदर किसी भी वे में एक्सटर्नल एनर्जी, एक्साइटेशन हो गए, कुछ हो गया, कैसे भी अंदर ही अंदर कोई फास्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये ऊपर ही ऊपर सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसके थ्रू ये इससे हिट हो गया, तो इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इस इलेक्ट्रॉन को। अब मान लीजिए कि इसकी ऑलरेडी एनर्जी, मैंने बोला वर्क फंक्शन इसका 10 जूल है, तो 9 जूल पहले ही चल रही थी, ये आया फास्ट मूविंग और ये हिट हो गया और 2 जूल इसने अपनी इसको ट्रांसफर कर दी, तो इसके पास हो गए 11 जूल। 10 जूल का बैरियर खत्म हो गया, ये 1 जूल की एनर्जी जितने से बाहर निकल जाएगा, तो 10 जूल तो कंज्यूम हो गई इसकी, इसको बाहर निकालने में, और जो रिमेनिंग 1 जूल एनर्जी बची वो इसको प्रोवाइड करवा देगी नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी, जिससे ये मूव कर सके आगे। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है
उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और वो एनर्जी 0 जूल से लेकर, अगर एग्जैक्टली 10 जूल दिया होता तो बस जस्ट बाहर आया ये, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि कोई एनर्जी नहीं है। अगर इसके पास यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता कि 4 जूल दे देता तो 9 and 4 13, 10 जूल हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन वर्क फंक्शन, रिमेनिंग ये 3 जूल से जाएगा। तो अभी ये 1 जूल वाला इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा होता, तो जब ये 3 जूल से बाहर आता तो समझने के लिए 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा होता है। इसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, और वो एनर्जी उसको क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और उसकी रेंज क्या हो सकती है, मिनिमम 0 से लेकर एक पर्टिकुलर मैक्सिमम रेंज, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो ये सभी के अंदर होगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। कितनों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका है?